तो जज लोया का एग्जाम्पल हमारे गलियारों में, कोर्ट्स के गलियारों में जजेस को जज लोया के बारे में बार बार याद दिलाया जाता है। पिछले 11 साल में, उससे पहले भी था, लेकिन पिछले 11 साल में हालात ये हो गए हैं कि मुट्ठी भर जजेस ईमानदार बचे हैं पूरी तरह से, जिन्हें ईमानदार कहा जा सकता है। मुट्ठी भर उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी देश का हाई कोर्ट हो, चाहे वो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे देश का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। ये भी कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो एक होती है उसके तहत कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, तो कुछ तो बात सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास थी जिससे उन्होंने इसे मिस इन्फॉर्मेशन लिखा। तो इतनी बड़ी घटना को टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया? इससे शक पैदा होता है जस्टिस वर्मा के खिलाफ, और जस्टिस वर्मा और पूरे देश के पूरे न्यायिक सिस्टम पे, हमारे कोलिजियम पे शक पैदा होता है। हमारे देश का, संविधान का, देश का, हमारी व्यवस्था का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान से चाहते थे, उसका असली चौथा पिलर, चौथा स्तंभ मेरे सामने खड़ा है। और देश आज एक बहुत बड़े खतरे से फिर सामना कर रहा है। आज हमारी न्यायिक व्यवस्था जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है, आखिरी अभिरक्षा का जो दीवार मानी जाती है देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और मुझे आप लोगों को बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इस खतरे को कम करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि कोलिजियम है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उस खतरे को कम करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि उस खतरे के आग में घी डालने का काम कर रही है। इसीलिए मुझे आप लोगों को तकलीफ देनी पड़ी आज। देखिए, भारत की जुडिशरी में करप्शन कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब बोलते हैं, मैं भी कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जो नई बात बोलता हूँ वो ये है, मैं ढक छिप के या बात नहीं करता हूँ। पिछले 11 साल में, उससे पहले भी था, लेकिन पिछले 11 साल में हालात ये हो गए हैं कि मुट्ठी भर जजेस ईमानदार बचे हैं पूरी तरह से, जिन्हें ईमानदार कहा जा सकता है। मुट्ठी भर उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी देश का हाई कोर्ट हो, चाहे वो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे देश का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। ये पिछले 11 साल में हुआ है। इससे पहले भी करप्शन थी, बहुत ज़्यादा करप्शन भी थी, सब कुछ, राजनीतिक दबाव भी थे, सब कुछ था, लेकिन ये हालत कभी नहीं थी। और इस आपदा में भी अवसर आरएसएस और बीजेपी तलाश रही है। उसका एग्जाम्पल जगदीप धनखड़ साहब से मिल गया, उसका एग्जाम्पल जयराम रमेश साहब से मिल गया। उन्होंने ये करप्शन रोकने के लिए बात नहीं की, कोलिजियम सिस्टम के ऊपर हमला कर दिया। जयराम रमेश साहब ने भी, जिन्हें मैं तो साफ साफ तौर पे मशीनों की वजह से, चुनाव में चोरी करने की मशीनों की वजह से आरएसएस का स्लीपर सेल कहता ही हूँ कांग्रेस पार्टी में, और धनखड़ साहब ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। तो ये हमला, ये आपदा में अवसर, और इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है उसके अंदर जो लोग हैं, जो हमारे पास भी न्यूज़पेपर के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों ने, जो कुछ आवाज़ें थी कोलिजियम के अंदर भी जो ये चाहती थी कि सख्त एक्शन हो, उन आवाज़ों को मजबूत करने के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ आज। आप ही होप हो, ये समझ लो आप लोग जो सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस आपदा में अवसर मोदी जी और अमित शाह जी वो करने के लिए लेंगे जो चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए लिया गया है। यानी कि सरकार जो है जजेस को भी अपॉइंट करने की ताकत अपने पास लेना चाहती है, कोलिजियम सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। मैं भी किसी भी ऐसे सिस्टम के पक्ष में नहीं हूं जो ट्रांसपेरेंट ना हो। कोलिजियम सिस्टम की जो सबसे बड़ी खराबी है, उसकी अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन अगर अमित शाह जी और मोदी जी अपॉइंट करेंगे जजेस, तो उससे भी बेकार जजेस अपॉइंट होंगे, जो आज कोलिजियम सिस्टम से हो रहा है। इसीलिए मैं मजबूर होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम के ऊपर बड़ा हमला होने वाला है सरकार की तरफ से, और हम लोग उसको डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे जो कोलिजियम सिस्टम को आज डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि
कोलिजियम सिस्टम में इंप्रूवमेंट होने ज़रूरी हैं, रिजर्वेशन हायर जुडिशरी में होनी ज़रूरी है। तो अब मैं मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ कि हमारे देश में आज की तारीख में जज बनना, ईमानदार जज बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। जिस प्रकार का रवैया सरकार इख्तियार करती है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम कोई नॉमिनेशन भेज भी देता है या अपॉइंटमेंट भेज भी देता है तो उसको रोक लेते हैं। अगर उनके मन मुताबिक नहीं होगा, यानी कि अंदाज़ा क्या लगाया जा सकता है, क्या आदमी सोच सकता है कि जाके अगर सरकार को से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाता है कोई भी जज, तो उसका अपॉइंटमेंट डिले किया जाता है, उसकी सीनियरिटी खत्म कर दी जाती है महीनों महीनों तक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट रातों रात कर दी जाती है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं ना, टाइम लिमिट होनी चाहिए। हफ्ते के अंदर तो आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है नहीं करनी है, और अपॉइंटमेंट भी तो कोलिजियम तभी करता है जब सभी एजेंसीज की फीडबैक लेने के बाद करता है। तो डिले की जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है वो इसलिए की जाती है, आपने देखा होगा ना कि फाइलें कई बार रोक के बैठ जाता है कोई डिपार्टमेंट, तो अब बेचारे जिसकी फाइलें वो भाग भाग के आता है, जनाब बताओ क्या करना है। ये इस प्रक्रिया की वजह से ऐसा हो गया है कि कोई भी जो प्योरली ईमानदार व्यक्ति है, संविधानवादी अम्बेडकरवादी व्यक्ति है, उसका जज बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है पिछले कुछ सालों में। दूसरा, अगर कोई हिम्मत भी करता है तो जज लोया का एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है। इसके बावजूद भी कोई हिम्मत करता है तो जज लोया का एग्जाम्पल हमारे गलियारों में, कोर्ट्स के गलियारों में जजेस को जज लोया के बारे में बार बार याद दिलाया जाता है। तो ये हालत है। अब तीसरी चीज़ एक और है, कुछ हमारे देश में, और वो सही बात है, सेफ हाउसेस हैं। सेफ हाउसेस कैसे? जैसे प्रधानमंत्री का घर है, उसमें कोई रेड नहीं कर सकता, ठीक है। जो हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसमें कोई भी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी रेड नहीं कर सकती। चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उसमें तो आजकल फिर भी हो जाती है, लेकिन फिर भी बिना परमिशन के रेड नहीं हो सकती। जजेस जो हैं उनके ऑफिस में भी रेड नहीं हो सकती, कोई कार्रवाई कानूनी हो ही नहीं सकती। तो ये सेफ हाउसेस बन गए। अब ये सेफ हाउसेस होना इनका बहुत आवश्यक है संवैधानिक व्यवस्था को बनाने के लिए, देश में इंसाफ बराबरी बनाने के लिए, देश में संविधान का बोलबाला रखने के लिए। लेकिन अगर इस ताकत का मिसयूज भी हो सकता है, उसीलिए अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको संवैधानिक सुरक्षाएं बहुत ज़्यादा प्राप्त हैं, किसी भी ऐसे ऑफिस को, तो उस ऑफिस के ऊपर इतना सा भी शक और शुबे की भी गुंजाइश हो ही नहीं सकती। ये इंश्योर करना हमारे सिस्टम की ज़रूरत है। तो जजेस इसी प्रकार की एक कैटेगरी में आते हैं। ना उनके ऑफिस में रेड हो सकती है, ना उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो ऐसा नहीं है एफआईआर नहीं हो सकती, लेकिन एकदम एफआईआर नहीं हो सकती, चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी पड़ती। तो ऐसी जब एक व्यवस्था, information and rumors being spread with regard to the incidents at the residence of Justice Vashashwant Verma, ये पहला लाइन है इसमें, मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पे न्यूज की है, ना ये मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, रूमर नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने रूमर नहीं फैलाई है, उन्होंने डायरेक्ट न्यूज शाया की है। अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन है तो टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ मेरे ख्याल से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इससे देश की संविधान के ऊपर डायरेक्ट हमला है। देश में एक तरीके से न्यायिक व्यवस्था को समाप्त कर देने की, उसकी क्रेडिबिलिटी समाप्त कर देने की, और देश की जनता के मन में भय व्याप्त कर देने की यह साजिश का हिस्सा हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो कोलिजियम सिस्टम को या तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ परमिशन देनी चाहिए थी एफआईआर कराने की, क्योंकि उनके पास अब कुछ मटेरियल आया होगा। यह भी कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो एक होती है उसके तहत कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, तो कुछ तो बात सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास थी जिससे उन्होंने इसे मिस इन्फॉर्मेशन लिखा। तो इतनी बड़ी घटना को टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया? इससे शक पैदा होता है जस्टिस वर्मा के खिलाफ, और जस्टिस वर्मा और पूरे देश के पूरे न्यायिक सिस्टम पे, हमारे कोलिजियम पे शक पैदा होता है टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर ना कराने की वजह से। इससे यह साबित नजर आता है, ऐसी एक इमेज बनती है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसकी बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। और इंसिडेंट का क्या मतलब है? इंसिडेंट ही था अगर वो तो सिर्फ आग लगी थी,
आग लगना कौन सा इंसिडेंट होता है जिसके लिए कोलिजियम बैठेगी? अगर उससे कुछ ज्यादा है तो फिर क्या होना चाहिए जो हमारी, और मैं भी कोई यहां बैठ के अपने ही खिलाफ नहीं बोल सकता कि मैं भी एक फरमान जारी कर दूं, जैसे उसके बाद साल्वे साहब, हाँ जैसे साल्वे साहब वगैरह ने फरमान जारी कर दिया है अर्नब गोस्वामी जी के चैनल पे और सबसे पहले एनडीटीवी पे जाके फरमान ही जारी कर दिया है, मतलब ये भी गलत है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? पहली चीज, क्या वहां पे कैश मिला है या नहीं मिला है, और उसकी सबसे अच्छा तरीका वही होता है, कोई भी हाईकोर्ट का जज ऐसा नहीं है जिसके घर के बाद सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सीसीटीवी कैमरा छुपाया गया या उसमें से वीडियो या वो चलता नहीं पाया गया या उसकी कुछ हार्ड डिस्क में गड़बड़ी पाई गई तो शक सीधा सीधा ये जाएगा कि इसमें धांधली हुई है, छुपाया गया। ये प्रिजम्पशंस हैं जो देश की जनता को करने से कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर वो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग या तो गायब होती है या तो वो काम नहीं कर रही होती है या वो खराब हो जाती है या टूट जाती है, हम बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं। तो इससे सीधा सीधा शक जाएगा जस्टिस वर्मा के खिलाफ और कोलिजियम के भी खिलाफ। तो इसीलिए पहली चीज होनी चाहिए मिला है या नहीं मिला है, क्या ये, दूसरी बात, क्या ये जस्टिस वर्मा का पैसा था या नहीं था, दूसरी बात, क्या किसी ने ये प्लांट किया था, क्या उनके ऊपर ये हिट जॉब भी हो सकती है, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या किसका पैसा था, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए कि इनके स्केपगोट बना दें। अब मैं अपनी जाती बात पे आ जाता हूं, मैं चाहे सही समझता हूं या गलत समझता हूं, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में मुट्ठी भर ईमानदार जजेस हैं जो पूरी तरीके से ईमानदार कहे जा सकते हैं। तो उसमें से मैं जस्टिस को भी एक मानता था और मेरी बहुत फजीयत हुई है पिछले 2-3 दिन में, क्योंकि हमारे लॉयर्स में डिस्कशन होते थे ना, मैं इनको ईमानदार जज बोलता था, आज भी समझता हूं, क्योंकि किसी को भी बगैर ट्रायल के कंडेम कर देना मैं फिर गलती मानता हूं। और जस्टिस वर्मा की तरफ से ही ये मैं बात बोल रहा हूं कि जस्टिस वर्मा का कोई हितैषी है तो उसको एफआईआर टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ करानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए। तो मुझे ताने मिल रहे हैं कि ये ले लो अपने, इनको ईमानदार जज बोलते थे आप। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे ईमानदार जजेस भी हो सकते हैं, अगर ये इसकी बात में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो आप सब लोग, देश के सारे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा जैसा व्यक्ति अगर किसी को ईमानदार समझ रहा था और उसके बारे में इतना सा भी सच्चाई है इस बात में, तो बाकी सब जजेस क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप लोग खुद अंदाजा लगा लो। और ये इसी भ्रांति को दूर करने के लिए कोलिजियम की जिम्मेदारी है कि इसमें तुरंत निष्पक्ष जो है इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अब ट्रांसफर क्या होता है, हमने तो दसियों केसों में देखा है, हमने ऐसे केसेस में भी देखा है जिसमें पुलिस स्टेशन में किसी की हत्या कर दी गई तो हमने लाइन हाजिर कर दिया। लाइन हाजिर का मतलब होता है बेईमानी, मैं साफ साफ तौर पे बोल रहा हूं। लाइन हाजिर का मतलब होता है जो सुपीरियर ऑफिशियल्स हैं सरकारी महकमे के, पुलिस ऑफिशियल्स, वो डायरेक्टली उस अफसर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ट्रांसफर का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है, क्योंकि जज की ड्यूटी, चाहे देश के सुदूर कोनों में भी, कुछ लोग, हमारे विद्वान लोग ये भी बोल रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं करना चाहिए था ट्रांसफर, उन्हें मिजोरम हाईकोर्ट में करना चाहिए था, अरुणाचल हाईकोर्ट में करना चाहिए था, ये भी विद्वान लोग बोल रहे हैं कुछ, पता नहीं कैसे विद्वान लोग हैं ये। क्या अरुणाचल में संविधान के हिसाब से न्याय करना आवश्यक नहीं है? वहां क्या कम स्टैंडर्ड है हाईकोर्ट के जज का? क्या उसका कोई अलग क्राइटेरिया होता है? मुझे शर्म आती है ऐसी सोच पे भी, मुझे सच में शर्म आती है ऐसी सोच पे। तुरंत प्रभाव से कम वर्क तो विड्रॉ होना चाहिए, पहला काम एफआईआर का होता है। और कोई तरीका नहीं है इन्वेस्टिगेशन के अलावा, कोई तरीका नहीं है ना जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराने का, ना उन्हें क्लीन चिट देने का, ना उन्हें इनोसेंट ठहराने का, कोई तरीका नहीं। और अगर यह तरीका फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब बेईमानी ही बेईमानी है, हर तरफ बेईमानी है जो यह तरीका फॉलो नहीं करती है, कोई भी हो चाहे इसमें। आज वो वक्त आ गया है, अगर हम ये नहीं बोलेंगे, अगर हम किसी भी दबाव में आके ये नहीं बोलेंगे, तो हम भी देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे, हम भी ईमान वाले अम्बेडकरवादी नहीं है, कोई नहीं। हमने कल एक जगह मेरी बहस हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि
गालिब जो है उन्होंने एक शेर कहा था, गधे ने तुम्हें लात मारी तो क्या तुम भी गधे को लात मारोगे। तो मैंने वहां भी यही कहा था कि जस्टिस वर्मा की तरफ से एक एफआईआर होनी चाहिए, तो मना किया था, इसका जवाब ही नहीं देना चाहिए, रिलैक्स, इग्नोर, अवॉइड। ये कौन सी मानसिकता है? यही काम तो मोदी जी कर रहे हैं। हमारी क्यों कोई जाति दुश्मनी है मोदी जी से क्या? कोई हमारी घर का लड़ाई है उनसे क्या? हम मोदी जी को तो बुरा कहें, अमित शाह जी को तो बुरा कहें, और वही काम अगर कोई हमारा प्रिय व्यक्ति कर ले जिसको हम ईमानदार समझते हैं, तो उसको कहें कि नहीं नहीं इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमसे बड़ा बेईमान भी फिर कोई नहीं है दुनिया में। हम लोग बेईमान नहीं है। अगर मोदी जी के खिलाफ हम दुनिया भर की बातें करते हैं तो, और उनकी बात पे भी नहीं हम यकीन करते, जैसे हम बोलते हैं ना, मोदी जी ने बोला 56 इंच की छाती है, बोलते हम बोलते हैं खुल के झूठ बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी की नाम ले लेके बोलते हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, चाइना ने 4000 किलोमीटर जगह चुराई है, बोलते हैं ना, उनकी डिग्री झूठी है। मैं ही इंटरव्यू दे रहा हूँ रोज, 99.9% वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी डिग्री नकली लगती है। और अब हमारे व्यक्ति की बात आ गई तो हम क्या, नहीं नहीं जी ऐसी बात नहीं है। देश की एक बार को सलाम करना चाहता हूँ। अभी हमारे दिल्ली हाईकोर्ट में भी इलेक्शन हो रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। और अगर उसने यही स्टैंड नहीं लिया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स की भी। अभी मुझे सुप्रीम कोर्ट के हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, कपिल सिब्बल साहब है शायद उनका नाम, है ना, वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि किसी तरीके से बचा के ले जाऊं मैं, ऐसी बातें कर रहे हैं वो। ये दुर्भाग्य की बात है। वो धोखा दे रहे हैं देश की जुडिशरी को भी और देश की न्यायिक व्यवस्था को धोखा दे रहे हैं कपिल सिब्बल साहब भी। हम लोगों के दिल एक बार फिर तोड़ दिए। जो उन्होंने चंद्रचूड़ साहब की शान में कविता पढ़ी थी ना, उससे भी बड़ा दिल तोड़ा है उन्होंने। अब ये जो ढुलमुल रवैया इख्तियार करके ये होती है बार इलाहाबाद हाईकोर्ट की। सीधे सीधे बोल दिया, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर देखा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट से भी बड़ी बार है, और ये सही है उनकी बात। दिल्ली हाईकोर्ट में कितने जजेस होते हैं और वहाँ कितने जजेस होते हैं, वहाँ वो कितनी पॉपुलेशन को हैंडल करते हैं, कितने लोगों को न्याय दिलाते हैं, और दिल्ली के लोग जो जजेस हैं कितने लोगों को न्याय दिलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये स्टैंड जो बार एसोसिएशन नहीं लेगी तो फिर हमें वही शक होता है कि बार एसोसिएशन के जो जीते हुए नेता आते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। अभी मनन कुमार मिश्रा जी के लिए भी अभी हमारे यहाँ तो प्रदर्शन भी हुए थे, और जो ईमानदार वकील हैं उनके ऑफिस में 15-15 घंटे की रेड होती है, एक के नहीं, मेरे ही नहीं, सिर्फ बहुत सारे। क्यों? क्योंकि तुमने एक विटनेस से बात कर ली थी। ये लूटा मारी हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, रोज इल्जाम लग रहे हैं कि ये जो अभी सीनियर डेजिग्नेट हुए पैसे दे के गए, उसमें सब रिलैक्स्ड हैं। तो ये सीनियर डेजिग्नेशन का जो सिस्टम है ये खत्म होना चाहिए। कोई सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए। क्या होता है सीनियर जूनियर? मेरा ऐसा मानना है और मेरी ये एक्सपीरियंस भी है, जो नॉन डेजिग्नेटेड लॉयर्स होते हैं ना, अगर उसी ब्रैकेट में देखा जाए, वो 90% से भी ज़्यादा परसेंटेज उनकी ऐसी देखी जाती है जो सीनियर डेजिग्नेटेड से, जो उस ब्रैकेट के लोग होते हैं, उतने एक्सपीरियंस वाले या उस फील्ड के माहिर जो माने जाते हैं, वो 90% से ज़्यादा जो जिनके पास सीनियर डेजिग्नेशन नहीं होती ना, जो सीनियर वकील नहीं होते, उनसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। ये कोर्ट में रोज़ हम देखते हैं। जिनके पास छोटा कोर्ट होता है वो लंबे कोर्ट वालों से बहुत कम समझदार होते हैं। ये मैं तो रोज़ देखता हूँ और सब देखते हैं। लेकिन फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू क्या होती है भाई साहब? कोई बहन जी आप बताएंगी फेस वैल्यू क्या होती है? शक्ल में ऐसी क्या बात है जो किताब में, जो संविधान में नहीं है? फेस वैल्यू से रिलीफ मिलते हैं, ये है सिस्टम। ये संविधान की धारा जो आर्टिकल 14 है उसी के खिलाफ है ना। एक को बड़ा बताते हैं सब जज मिलके कि ये आदमी अच्छा जज है, वकील है, तो उसकी तरफदारी तो ऑटोमेटिक हो गई ना फिर। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, सीनियर डेजिग्नेशन बंद होना चाहिए, क्योंकि ये एक भ्रष्टाचार का मीडियम बन गया। ये भूल जाइए जो डेजिग्नेट होता था पुराने टाइम में, कोई सिस्टम था इनविटेशन से या जिससे भी, इनविटेशन से भी नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम ही गलत है। वकील वकील से बराबर, देश के नागरिक नागरिक से बराबर। मुझे बस यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।